सो है गाइस। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले चैप्टर 3 क्लास 6 की एनसीईआरटी का हमारा जो सेशन चल रहा था उसमें हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गाइस आरंभिक नगर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे जो है आदि मानव के बाद हम जो खाद्य संग्राहक थे उन्होंने जीवन यापन करा था। अब जीवन यापन करने के बाद वह बेसिकली आप जंगलों में तो रहेंगे नहीं, अगर स्थायी जीवन की ओर है तो वह नगर बसाएंगे और गाँवों को बसाएंगे और वह एक सुसंरक्षित घर पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आरंभिक नगर बसे थे और सबसे पहला नगर कौन सा बसा था उस समय, और जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय की, उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। बेसिकली जो आरंभिक नगर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पुराने भवनों का संरक्षण टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं जिस देख सकते हो, जसपाल और हरप्रीत। ठीक है, घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिस गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला देखो, यानी इसका आर्किटेक्ट देखो, लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी है। दूसरी महिला ने कहा हम मंत्री जी को पत्र लिख कर कहना चाहेंगे कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखें, इसकी मरम्मत कराएं। ठीक है, यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडरों से लोगों को इतना लगाव क्यों है। ठीक है, तो बेसिकली पुराने खंडरों से लोगों को इतना लगाव इसलिए है क्योंकि पुराने खंडर जो है अपनी अतीत का अध्ययन करने में जो सहायक होते हैं, हमें इन अतीत के बारे में पता चलता है। ऐसे ही एक खंडर है या फिर ऐसे ही एक साइट बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी और यह बेसिकली बोल सकते हैं कि भारत में फली फूली है। ठीक है, लेकिन ये जो भारत के ऊपरी हिस्से में फली फूली है, नीचे तक आई नहीं है ये। ठीक है, मध्य भारत तक भी नहीं आई ये साइट। बेसिकली जो गुजरात का इलाका, राजस्थान का इलाका है, पंजाब का इलाका है, वहाँ फली फूली। और एक इसका जो साइड मिलती है वो मिलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसकी मुश्किल से एक साइड मिली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की कहानी को। हड़प्पा की कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह एक सुसज्जित सभ्यता थी जिसको बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता था जैसे आज की जो हमारी नगर बनते हैं, हमारी जो कॉलोनी होती है, वो उन्हें डिज़ाइन जिस तरह से किया जाता था उसी तरह इस सभ्यता के घरों को डिज़ाइन किया जाता था। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। देखो, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। तो तब उन्होंने इसमें इतना लोड नहीं लिया कि यार ऐसा तो खंडर होगा कुछ, इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया। लेकिन फिर बाद में एक बार और, उसके बाद लगभग 80 साल बाद पुरातात्विकों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह जो खंडर मिला था, कब, 150 साल पहले। उसके 80 साल बाद जब वापस पुरातात्विकों ने इस स्थल को ढूंढा तो पता चला कि यह जो खंडर हमें पहले रेलवे लाइन बिछाते वक्त मिला था, यह पुराने शहरों में से एक था। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस नगर को बोला जाता है सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के घाटे में स्थित थी। और एक हड़प्पा सभ्यता भी इसे बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पूर्व में हुई थी या पहले हुई थी, तो उसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। शहरों का निर्माण जो लगभग 47 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर अलग चीज़ें। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, इन नगरों की जो विशेषताएं थी वह क्या थी। देखो, नगर जो थे वो दो भागों में डिवाइड थे। दो भागों में डिवाइड मीन्स के जैसे मान लो आप कि ये जो नगर है यहाँ पर रहती थी पूरी प्रजा आपकी। ठीक है, यहाँ नगर जो थे बड़े बड़े दुर्ग होते थे यहाँ पर ऊपर। आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो। उसमें जो है बोला जाता था बिल्कुल कि जब वो ऋतिक रोशन था उस समय, तो वह एक राजकुमारी देखता है और राजकुमारी को जब पीछे पीछे जाता है तो वह ऊंचे एक दुर्ग में जाती है, महल में जाती है, जो जैसे ऊंचला ऊंचा नगर बोला जाता है और निचला नगर बोला जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड था। तो वो ऊंचे नगर में जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ती थी जो सिक्का उसके पास था। ठीक है, तो हमें वहाँ पे ज्ञात होता है कि आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी होगा वहाँ पर उस समय। ठीक है, पहचान के लिए। तो बात करते हैं नगरों की विशेषता है। तो देखो, दो हिस्सों में विभाजित था और बेसिकली चार दीवारें जो थी इसकी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, कुछ नगरों में नगर दुर्ग के साथ कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे देखो, हमें एक मोहनजोदड़ो में खास तालाब मिलता है और उस मूवी में भी आपको खास तालाब दिखाया गया होगा। अगर मूवी नहीं देखी तो देख सकते हो जाकर, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है मूवी। ठीक है, महान स्नानागार कहा गया है। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की जो है परत चढ़ाई गई है। तो मतलब एक अच्छी तरीके से बनाने का ज्ञान लोगों को समय था, है ना। बिल्कुल प्लास्टर वगैरह का और चारकोल की परत चढ़ाया गई है पानी का रिसाव रोकने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर विशेष नागरिक विशेष अवसरों पर उसमें स्नान किया करते थे। जैसे कोई सा भी ओकेशन हो, ठीक है, उस समय पर वह खोला जाता था, उसमें पानी भराया जाता था और उसमें स्नान किया जाता था।
ठीक है। और बेसिकली स्नान सभी लोग नहीं करते होंगे, उसमें जो राज परिवार के लोग थे, जो शाही लोग होते थे, है ना, जो रॉयल ब्लड होते थे, वही उस समय स्नान उसमें करते होंगे। सभी लोगों के लिए वह नहीं खुला होता, क्योंकि वह जो स्नानागार है वह एक अपर लेवल दुर्गम बनाया जाता था, मतलब निचले दुर्ग में नहीं बनाया जाता था, वह अपर दुर्गम बनाया जाता था, जो ऊपर जो किले होते थे, बड़े बड़े दुर्ग होते थे, उसमें बनाया जाता था। ठीक है। और वहाँ जाने की जो अनुमति थी वो बेसिकली बड़े लोग जो होते थे उस समय, अधिकारी गण हो, मंत्री हो, संघ के लोग जो होते हैं उन्हें ही जाने की अनुमति थी। ठीक है। अब कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जिससे आग के साक्ष्य भी मिले हैं उसमें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, यानी जो है वह स्टोर करके रखने की प्रथा को भी उन्होंने समझ लिया था। ठीक है। स्टोर करके रखने की जो प्रथा थी उसको भी उन्होंने समझ लिया था कि स्टोर करके रखने से क्या फ़ायदे हैं और क्या बेनिफिट है। देखो अब थोड़ा सा हम इसमें मैपिंग देख लेंगे इसकी, और उसके पहले एक चीज़ देख लो आप, ऊपर जो ये लिखा है ना, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। देखो इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने होते थे। ठीक है। बाँट, मोहरे, मनके, तांबे। देखो तांबे और मनके और मोहरे और बाँट, बाँट से हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर उस समय जो है वजन तोल के ही व्यापार होता था। ठीक है। मोहरे मिली है, मोहरों से, मोहरे एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन का काम करती थी। उसके बाद जो मनके हैं या फिर जो सिक्के हैं, उस समय व्यापार का भी उससे हमें जानकारी मिलती है, व्यापार की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो अब मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर देखो 5 साइड आपको देखनी है। सबसे पहले तो कालीबंगा, एक कालीबंगा साइड है, चनहुदड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, धोलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल है। ये सब साइडें जो है, ये सब सिंधु सभ्यता की साइडें हैं। ठीक है। ये सब जो साइड है सिंधु सभ्यता की साइडें हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं महान स्नानागार। देखो बेसिकली आज का जो स्विमिंग पूल है उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिकली वही है, स्विमिंग पूल ही है आज का। ये जो है उस समय का स्विमिंग पूल है। देखो यहाँ पर सीढ़ी भी बनाई गई है इसमें, और बेसिकली ईंटों से बनाया गया है ये। ठीक है। और कोटिंग भी की, अभी तो कोटिंग निकल गई होगी, लेकिन थोड़े बहुत अवशेष जो बचे होंगे तब जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर कोटिंग की जाती थी। ठीक है। आगे बात करते हैं भवने, नाले और सड़कें। देखो इन नगरों के घर जो है आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, और घरों के अंदर ही जो है बाथरूम वगैरह अटैच्ड होता था। और जो नाली सिस्टम था, इसका सबसे फेमस जो सिस्टम है उसका नाली सिस्टम है। ठीक है। आप देखोगे तो पुराने ज़माने में लोगों को स्वच्छता और सफाई का इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि पहले नेचुरली सफाई होती ही थी बिल्कुल। ठीक है। इतनी गंदगी थी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ढके हुए नाले सावधानी से सीधे लाइन में बनाए जाते थे। ठीक है। और सफाई की जा सके। देखो जो घर होता है, जैसे ये घर है, जैसे ये जो है ये है हमारा, यहाँ पर ये एक घर है, उसी के नीचे से नालियाँ निकाली जाती थी, तो बिल्कुल गंदगी का सवाल इसमें पैदा होता ही नहीं है। ठीक है। घर, नाले, सड़कों का निर्माण बिल्कुल योजनाबद्ध तरीकों से किया जाता था। ठीक है। बिल्कुल एक पूरी योजना बनाकर ही नाली, सड़कें और पूरी जो घरों का समूह है वो बनाया जाता था, कि किस तरह से पानी निकलेगा, किस तरह से आपको घर बनेंगे। ठीक है। पूरा एक आर्किटेक्ट बनाते थे, और उस समय आर्किटेक्ट हुआ भी करते थे। ठीक है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नगरीय जीवन की। ठीक है। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। इन नगरों में बेसिकली देखो लिपिक होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, मतलब लिखने का ज्ञान था। ठीक है। इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष होते थे, लोग लंबी यात्रा भी करते थे। ठीक है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उसमें बना नाला। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो इसके नाली सिस्टम था, ये जो बेसिकली इधर से ये आइट साइड जो इसके घर है, और बेसिकली ये जो सामने जा रही है ये क्या है, इसकी नाली। ठीक है। और ऊपर एक कुआं, बायो, नीचे हड़प्पा की। देखो अब ये क्या है, यहाँ पर देखो आप, यह एक कुआं है, पानी को स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर रखा जाता होगा। ठीक है। और जो हमने ऊपर बात की थी, जो स्नानागार था यानी जो स्विमिंग पूल ऊपर बनाया गया था उस समय का, उसमें जो पानी भरा जाता था वो कोई बारिश वगैरह का पानी नहीं होता था गाइस। वो जो पानी होता था ऐसे ही कुओं में से जो पानी स्टोर करके रखते थे, उस पानी को यहाँ पर इसी में से ले जाकर जो मजदूर होते थे उस समय के, श्रमिक वगैरह, उनके द्वारा ही उस पानी में से उस कुएं को भरा जाता था, मतलब उस कुएं में से स्नानागार को भरा जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मोहरों की और खिलौनों की। ठीक है। तो यहाँ पर ये मोहर है। ठीक है। ये जो मोहर आप देख सकते हैं एक सिंग वाला, उसमें ज़्यादा फेमस था, क्या पता इसे भगवान का अवतार भी माना जाता था। ठीक है।
अब नगर और नए शिल्प, देखिए नगर और नए शिल्प। अब कुछ पुरातात्विक को, तो कुछ पुरातात्विक जो होते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें ऐसी चीज़ें मिली हैं जो शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। कांसे से औजार, हथियार और गहने बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आकर्षक वस्तुओं मन के बाट और फलक है। देखो मन के बाट और फलक की बात हमने ऊपर कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो पत्थर के बाट, पत्थर के बाट बनाए जाते थे। इन बाटों को बनाया था, इन्हें चट पत्थर से बनाया था। पत्थर का नाम क्या है? चट पत्थर। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं से तोलने के लिए बनाया गया होगा। देखो बेसिकली उस समय जो है वहाँ पर मापन का जो सिस्टम था, जैसे चीज़ों को तोल कर देना लेना, ये सब प्रचलन में था उस समय। जो भी चीज़ हमें मिली, जैसे मान लीजिए आपको बाट मिले हैं, तो उनसे पता चलता है कि तोलने का सिस्टम उस समय था, ठीक है। और बेसिकली कुछ आभूषण मिले हैं, और आभूषण से वो उस समय स्त्रियाँ नहीं पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे, ठीक है। और यहाँ पर हड़प्पा के सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे, और इस पे एक फेयंस, जिस फेयंस जिसे बोला जाता है, उसका काम किया जाता था। इन मोहरों पर जो है मोम को पिघला कर लगाया जाता था, फेयंस का काम किया जाता था। फेयंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विशेषज्ञ। अब इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। देखो स्पेशलिस्ट उसे कहते हैं जो किसी एक चीज़ के लिए बिल्कुल वेल ट्रेन होता है। जैसे कोई पत्थर तराशने वाला होता है, मन के चमकाने वाला होता है, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करने वाला होता है, ठीक है। पच्चीकारी मतलब जो नक्काशी होती है उसी पच्चीकारी बोला जाता है। अब देखो यहाँ फैंस की बात करते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, देखो जो पत्थर होते हैं उनको चूरा करके उस पर गोंद मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती है। मतलब उसका एक मिश्रण तैयार करके उससे फिर वस्तु बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं फैंस, ठीक है। कच्चे माल की खोज में, देखो कच्चे माल की खोज में उन पदार्थों को कहते हैं या तो जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, या फिर कोई धातु है, या फिर कोई अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो कच्चे माल होते हैं उसे कच्चे माल कहते हैं। तो बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशन सही है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक बैलगाड़ी का उदाहरण। देखो आपको मिला है, खिलौने की बैलगाड़ी है वैसे, ये असली की नहीं है ना। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे संभवतः आज के राजस्थान से। टीन का आयात करते थे आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से। सोने का आयात करते थे बेसिकली कर्नाटका से, आज भी वहीं से होता है। बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। तो विदेशी व्यापार भी इस काल में जो है चलता था, विदेशी आयात निर्यात इस काल में होता था, इस जो हड़प्पा सभ्यता के काल में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकता था, बेसिकली उस समय बैलगाड़ी चलते थे, कोई ट्रक या बस तो चलती नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बैलगाड़ी, घोड़ों का भी प्रचलन मिलता है इस काल में हमें, ठीक है। घोड़े बाहर से आते थे, मतलब यहाँ इतने घोड़े नहीं थे, घोड़े बाहर से आते थे, तो घोड़ों का प्रचलन मिलता है, लेकिन जो अधिकतर है बैल पर और बैलगाड़ी पर ही लाद कर सामान ले जाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे यातायात के साधनों को पूछा, यातायात के साधनों में यही है, बैलगाड़ी एक ऑप्शन था, और पैदल, ठीक है। और नावों के द्वारा भी सामान ले जाया और लाया जाता था, लेकिन नावों का इतना उन्नत रूप उस समय नहीं मिला था। बिल्कुल छोटे छोटे नाव होती है वो होती थी, बिल्कुल बड़े जहाज नहीं होते थे। और जहाज होते भी थे तो बिल्कुल जैसे बेड़ा बोला जाता था पहले, बेड़ा, ठीक है। जहाज का नाम भी नहीं आया था, और वो विदेशी लोग आते थे, उससे इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था उसमें, ठीक है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, देखो लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे। देखो गाँवों के किसान जो है उस समय पहले ऐसा सिस्टम था कि जो उगाएंगे वही खाएंगे, ठीक है। और जैसे आज शिकार पे निकल गए तो आज शिकार का करके कुछ लाया तो वह खा लिया, कुछ उगाया है तो वह खा लिया। लेकिन जो सिटी के लोग थे, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में भी गांव का उल्लेख मिलता है और सिटी का उल्लेख अलग मिलता है। सिटी जो बड़े बड़े शहर होते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, इसमें जो लोग थे वह दूसरे पर निर्भर थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, बस खाने की वस्तु लाएगा तो वह उससे सब्जी खरीदेंगे, ठीक है। ऐसा पहले भी था यही सिस्टम, और आज भी यही सिस्टम है, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। बात के जो हल है वो उनका कभी कभी उदाहरण मिलता है आपको, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियों पालते थे, बस्तियों के आसपास तालाब चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब बात करते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखो गुजरात में धोलावीरा और लोथल दो मिले हैं। तो धोलावीरा जो है वह उपजाऊ था, ठीक है। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। 3 भागों में डिवाइड था। नगर में एक खुला मैदान था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, ठीक है।
अब बात करते हैं गुजरात में जो है खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। देखो एक बात आपने देखी, कहीं भी हो, जो हड़प्पा के नगर है वो ऐसी जगह बसाए थे जहाँ से विदेश व्यापार आसानी से हो सके। मतलब कोई भी नगर ऐसी जगह पर नहीं बसा था जहाँ विदेशी व्यापारी और विदेशी व्यापारी जो है आ ना सके। बिल्कुल एक पतन वाली जगह, जैसे सिंधु नदी है, जैसे साबरमती नदी है, ठीक है, जैसे धोलावीरा है, लोथल है, ये बिल्कुल पतन वाले इलाके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की गोमनदी जिसे हम बोलते हैं, किनारे बसा लोथल नगर जहाँ कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह से कई मुद्रे और मुद्रांकन मिले हैं, ठीक है। लोथल का बंदरगाह, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके मीन्स के मुद्रा, ठीक है, मनके मीन्स के मुद्रा, मुद्रा मतलब जो आज की करेंसी होती है उस समय की करेंसी बनाने का काम भी होता था, ठीक है। मुद्रा, मोहर या मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए कहता था जिसमें एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता था। मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। देखो बेसिकली एक सील का काम करती थी मोहर, ठीक है। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं है तो माल सुरक्षित है और छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। तो पहले कोई सील विल चलती नहीं थी, तो ऐसे ही मिट्टी की सील लगाई जाती थी उस पर। सभ्यता के अंत करा से, देखो इसमें सभी ने अलग अलग अपनी राय दी है कि कैसे इसका अंत हुआ है। अगर आप जो है आगे जो मेन है, जैसे मान लीजिए आप 11th-12th की जो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से पता चलेगा, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल बेसिक ही समझाया गया है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इस कारण से ईंधन नहीं मिला, और ईंधन नहीं मिला इस कारण से उनका पलायन हुआ। और एक बात आती है कि आर्यों का आगमन जब हुआ तब वह गए इस एरिया से, आर्यों के आगमन से युद्ध हुए, युद्ध के बाद भी गए। फिर एक महामारी का जिक्र होता है कि महामारी के कारण सब पलायन करके गए। एक जिक्र जो होता है जो बाढ़ का बताया गया है, ठीक है, वो बाढ़ का जो आप मूवी देखते हो मोहनजोदाड़ो, उसमें भी बाढ़ का सीन बताया गया है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद नई सभ्यता आती है जिसकी जैसे हम बात करते हैं आर्यों का जो आगमन होता है वह होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आर्य आए होंगे और इनसे लड़ाई लड़ाई करी होगी और युद्ध हुआ होगा, उसके बाद इनको ख़त्म करके उन्होंने उनका राज किया होगा, तो इसे, लेकिन आर्य भी इनके 200 साल बाद आए थे, तो अभी तक कोई बेसिकली कारण मिला नहीं है, ठीक है। तो 4 कारण जो होते हैं, महामारी, बाढ़ और पलायन, इनका भूखमरी के लिए, ठीक है। ऐसे ही चीज़ के बारे में और बात करते हैं हम एटलस में मिस्टर ढूंढो। देखो अन्यत्र को पढ़ना जरूरी है, इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जैसे एटलस की मैपिंग संबंधित चीज़ होती है। देखो यहाँ पर पिरामिड का बोला गया है, 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदार और लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहते हैं। देखो अगर दुनिया में आज तक की बात मैं करूँ, ठीक है, ताजमहल को आप छोड़ दो, मरने के बाद सबसे ज़्यादा अगर पैसा खर्च हुआ है शवों पर या फिर शवों को दफनाने की प्रक्रिया में, तो वह हुआ है मिस्र में, पिरामिड में। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब इसके साथ दफनाए जाते थे। खाद्यान्न हो गया, चाहे पेय हो गया, चाहे वस्त्र, गहने, बर्तन, सभी दफनाए जाते थे। और कभी कभी तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और दी गई कि सेवक और सेविकाएं भी दफनाए दिए जाते थे, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन है, कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या ले जाएंगे। देखो बेसिकली बात है, अगर मोहनजोदड़ो जा रहे हैं तो मोहनजोदड़ो एक व्यापारिक केंद्र था, तो व्यापार की वस्तुएं लेके जाएंगे, बैलगाड़ी में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सोच के आप बताइए, बैलगाड़ी में लेके जाएंगे, खाने पीने का सामान साथ ले जाएंगे, बैलों के लिए चारा ले जाएंगे। चारा तो उस समय हर जगह होता होगा, चारा वारे की तो कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो जो उपयोगी सामान वगैरह, देखो अब यहाँ पर उपयोगी शब्द है नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। शिल्पकार बेसिकली जो नए नए शिल्प बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, उन सभी को शिल्पकार बोला जाता था उस समय। देखो अब यहाँ पर एक जोड़ी है और यह, चाहे आप 6th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस वगैरह, आपको थोड़ा बहुत हल्का भले आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें आप देखते हो तांबा, तांबा जो है बेसिकली राजस्थान में
इम्पोर्ट होता था उस समय, ठीक है। सोना कहाँ से लाते थे? सोना लाते थे कर्नाटक से। टीन जो लाते थे वो गुजरात से। बहुमूल्य पत्थर है अफगानिस्तान से लाते थे, ठीक है। और टीन और बहुमूल्य पत्थर दोनों गुजरात अफगानिस्तान दोनों में मिल सकता है, लेकिन